MG-42 ने पैदल सेना की मार्क क्षमता को फिर से परिभाषित किया। इसकी मार्क क्षमता किसी भी मित्र राष्ट्र के हथियार से बेहतर थी, जिसने हर जर्मन ठिकाने को घातक खतरे में बदल दिया। लेकिन उसी शक्ति ने हर धमाके को उसकी जगह का पता लगाने में सक्षम बनाया। शोर, चमक और धुआं ऑपरेटर को प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में चिह्नित करता था। 1943 से युद्ध के मैदानों में एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखने लगा। जहां भी MG-22 ने कार्रवाई की, उसके संचालकों को मिनटों में व्यवस्थित तरीके से खत्म कर दिया गया। प्रशिक्षण या टीम की तैयारी की गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा गनर पहले मारे जाते थे। इस भूमिका को पूरे युद्ध में सबसे घातक क्यों माना गया? उनकी जीवन प्रत्याशा एक लड़ाकू पायलट या फ्लेमथ्रोवर ऑपरेटर से भी कम क्यों थी? और इस स्पष्ट सामरिक निंदा के पीछे कौन सा तर्क छिपा था? MG-42 जर्मन सर्वनाश हथियार। 1937 की सर्दियों के दौरान ग्रॉसफस AG की कार्यशालाओं में किसी भी इंजीनियर ने कल्पना नहीं की थी कि वे सामरिक वर्चस्व के साधन और हजारों जर्मन सैनिकों के लिए मौत का जाल दोनों डिजाइन कर रहे हैं। शीट मेटल फ्लैशलाइट्स में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी के पास सैन्य हथियारों का अनुभव नहीं था, लेकिन परंपरा की इस अनुपस्थिति ने उन्हें मशीन गन डिजाइन में क्रांति लाने की अनुमति दी। दशकों से बैलिस्टिक सिद्धांतों वाली कंपनियों के विपरीत ग्रॉसफस खरोंच से सोचने का जोखिम उठा सकता था। ग्रॉसफस का चयन आकस्मिक नहीं था। उत्पादन की धीमी गति और लागत का सामना करने वाले हीरेस्वाफेनमट ने एक ऐसे प्रदाता की तलाश की जो एक मजबूत, सस्ते और सरल हथियार का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम हो। ऐसे संदर्भ में जहां जर्मन पुनः शस्त्रीकरण तेजी से बढ़ रहा था, शासन को ऐसे हथियारों की आवश्यकता थी जो उसी गति से असेंबली लाइन से निकल सकें जिस गति से नए डिवीजनों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। डॉइंग वर्नर ग्रोनर, एक युवा इंजीनियर, बिना सैन्य रैंक के कट्टरपंथी औद्योगिक समाधानों के साथ प्रयोग करने की असामान्य स्वतंत्रता प्राप्त की। स्टील ब्लॉकों की मशीनिंग के बजाय उन्होंने डाई और स्पॉट वेल्डिंग के साथ स्टैम्प्ड पीस का प्रस्ताव रखा, जो नागरिक उद्योग में आम तकनीक है लेकिन पारंपरिक हथियार डिजाइनरों द्वारा तिरस्कृत है। चुनौती स्पष्ट थी। MG-33 को 150 घंटे की सटीक मशीनिंग और 49 किलोग्राम उच्च मिश्र धातु वाले स्टील की आवश्यकता थी। उत्तरी अफ्रीका में सूक्ष्म रेत ने इसके सटीक तंत्र को अवरुद्ध कर दिया। रूसी मैदानों में जमी हुई मिट्टी ने इसके फीड सिस्टम को पंगु बना दिया। जर्मन सेना को अधिक प्रतिरोधी, सरल, कम खर्चीले हथियार की आवश्यकता थी। ग्रॉसफस के प्रस्ताव ने सब कुछ हल कर दिया। इसने निर्माण समय को 75 घंटे और स्टील की खपत को केवल 27.5 किलोग्राम तक कम कर दिया। प्रत्येक MG-42 को कारीगरों या सूक्ष्म सहनशीलता की आवश्यकता के बिना औद्योगिक मुद्रांकन उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकता था। हथियार में रोलर डिलेड ब्लोबैक मैकेनिज्म शामिल था, एक ऐसा नवाचार जिसने नाजुक घटकों को खत्म कर दिया और एक अप्रत्याशित विशेषता हासिल करने की अनुमति दी। आग की एक दर्जो झांत सभी से आगे निकल गई। कुमर्सडॉर्फ में परीक्षणों के दौरान हथियार लगातार 1200 शॉट प्रति मिनट तक पहुंच गया। जब बोल्ट वजन समायोजित किया गया तो 1800 तक के दस्तावेज शिखर के साथ। इस ताल ने एक अनूठी ध्वनिक घटना उत्पन्न की। जबकि अन्य मशीन गन ने स्पष्ट विस्फोट किए, MG-40 ने एक निरंतर भनभनाहट पैदा की जिसे ऑडियो तकनीशियनों ने धातु कपड़ा फाड़ना के रूप में वर्णित किया। ड्यूशस टेक्निक म्यूजियम में संरक्षित रिकॉर्डिंग से 2400 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों का पता चलता है, जो एक ऐसी सीमा है जो मानव तंत्रिका तंत्र में स्वचालित तनाव प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करती है। मित्र देशों के सैनिकों ने इसे हिटलर की बजसौ नाम दिया, जो इसकी विशिष्ट ध्वनि और अनुभवी सैनिकों को मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु बनाने की इसकी क्षमता दोनों को दर्शाता है। ब्रिटिश फील्ड रिपोर्ट में MG-42 के साथ मुठभेड़ के पहले सेकंड के बाद पूरी इकाइयां पीछे हट जाती थीं या स्थिर हो जाती थीं, भले ही कोई हताहत न हुआ हो। बैलिस्टिक प्रभाव भी उतना ही क्रांतिकारी था। 7 मिमी माउजर कारतूस 740 मीटर प्रति सेकंड की गति से फायर किए गए, जिससे जर्मन इंजीनियरों ने स्टील कर्टेन नाम की चीज बनाई। हिलर्सलेबेन में किए गए परीक्षणों से पता चला कि एक MG-42 50 मीटर चौड़े और 500 मीटर गहरे क्षेत्र को प्रभावी आग से संतृप्त कर सकता है। सामरिक सांख्यिकी ने संकेत दिया कि उस क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी दुश्मन को व्यावहारिक रूप से नकार दिया गया था। बेल्ट फीडिंग ने पिछली मशीन गन की एक और पुरानी कमजोरी को हल कर दिया।
गर्ट 34-41 बेल्ट को अनिश्चित काल तक जोड़ा जा सकता था, जिससे मैगजीन की जरूरत खत्म हो गई। धीरज परीक्षणों में एक MG40 ने बिना किसी गंभीर विफलता के लगातार 120,000 कारतूस दागे। त्वरित परिवर्तन बैरल प्रणाली रोटरी क्लोजर के साथ पार्श्व काज के रूप में डिजाइन की गई। एक साधारण थर्मल हेयरफेयर हैंडल का उपयोग करके दुश्मन की आग के नीचे भी 10 सेकंड से भी कम समय में गर्म ट्यूब को बदलने की अनुमति दी। हथियार की वास्तुकला मॉड्यूलर असेंबली के पक्ष में थी। गुस्टलॉफ वर्के और स्टेयर डेमलर पुट जैसी उपअनुबंधित फैक्ट्रियां बिना पुनर्गणना के इकाइयों के बीच विनिमय भागों का निर्माण कर सकती थीं। इस औद्योगिक मानकीकरण ने तकनीकी समायोजन की आवश्यकता के बिना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त भागों को अन्य इकाइयों के भागों से बदलने की अनुमति दी। तुलनात्मक दृष्टि से मित्र राष्ट्रों के हथियार पुराने लग रहे थे। ब्रिटिश ब्रेन का वजन 10.3 किलोग्राम था और यह 30 राउंड की मैगजीन से प्रति मिनट केवल 500 प्रोजेक्टाइल फायर करता था। प्रत्येक रिलोड के लिए ऑपरेटर को कम से कम 4 सेकंड के लिए पूरी तरह से खुला रहना पड़ता था। 14 किलोग्राम वजनी अमेरिकी M1919 ब्राउनिंग प्रति मिनट 400 से 500 शॉट की क्षमता प्रदान करता था और इसमें त्वरित बैरल परिवर्तन प्रणाली नहीं थी। इसके विपरीत MG42 में गति, निरंतरता और अतिरेक की सुविधा थी। पूर्वी मोर्चे पर तकनीकी अंतर और भी अधिक स्पष्ट था। सोवियत मैक्सिम को अपने शीतलन प्रणाली के लिए 20 लीटर पानी की आवश्यकता थी और परिवहन के लिए केवल 3 व्यक्ति चालक दल की आवश्यकता थी। डेगटियारियोव DP-27 में 47 कारतूस डिस्क का इस्तेमाल किया गया था, जो आसानी से विकृत हो सकते थे, धीमी गति से पुनः लोड होते थे। यहां तक कि आधुनिक SG-43 भी प्रति मिनट 650 शॉट से अधिक नहीं मार सकता था। स्टेलिनग्राद जैसे गतिशील परिदृश्यों में यह अंतर छोटी और मध्यम दूरी पर पूर्ण वर्चस्व में बदल गया। हालांकि यह सारी तकनीकी श्रेष्ठता अपने साथ एक अप्रत्याशित अभिशाप लेकर आई। जिस दर से दुश्मन को तबाह किया गया, उसी दर से प्रत्येक MG42 को एक चमकदार प्रकाश स्तंभ में बदल दिया गया। प्रत्येक विस्फोट से किलोमीटरों तक दिखाई देने वाली चमक, मिनटों तक बने रहने वाले सफेद धुएं के स्तंभ और जमीन के माध्यम से फैलने वाले कंपन उत्पन्न हुए। दिन के उजाले में पहाड़ी से फायर करने वाले MG40 को दूरबीन के बिना 5 सेकंड से भी कम समय में देखा जा सकता था। थूथन की चमक विशेष रूप से समस्याग्रस्त थी। जबकि पारंपरिक मशीन गन ने रुक रुक कर चमक पैदा की, MG42 ने एक निरंतर लॉक किरण उत्पन्न की जो ऊंचे स्थानों से भी दिखाई देती थी। उपलब्ध फ्लैश सप्रेसर्स अप्रभावी थे। उन्होंने दृश्यता कम कर दी, लेकिन गैस के दबाव को भी बदल दिया और थूथन वेग को कम कर दिया। तेल और अवशेषों के दहन से उत्पन्न धुआं घने स्तंभों का निर्माण करता है, जो आर्द्र परिस्थितियों में लगातार निशानों में संघनित हो जाते हैं। कंपन से भी इसके स्थान का पता चलता था। चट्टानी या शहरी जमीन पर लंबे समय तक विस्फोट से पोस्ट, खिड़कियां और यहां तक कि आसपास की वनस्पतियां भी हिल जाती थीं। मित्र राष्ट्रों ने तात्कालिक भूकंपीय डिटेक्टर विकसित किए, जो ध्वनि त्रिकोण के साथ मिलकर सर्जिकल परिशुद्धता के साथ MG40 की स्थिति का पता लगाने में सक्षम थे। नॉर्मैंडी में ये विधियां टोही इकाइयों के लिए मानक प्रक्रियाएं बन गईं। लेकिन तकनीकी से परे MG40 एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक बन गया। इसकी ध्वनि मित्र राष्ट्रों के आतंक का साउंड ट्रैक बन गई, एक धातु की गर्जना जिसने इलाके को मृत क्षेत्र में बदल दिया। अनुभवी इसे सुनकर स्तब्ध रह जाते थे। इसे देखना जरूरी नहीं था। यह जानने के लिए कि अगला कदम आखिरी हो सकता है, उस भनभनाहट को सुनना ही काफी था। सिसिली और नॉर्मैंडी में पकड़े गए मित्र देशों के खुफिया दस्तावेजों में MG40 की आवाज से निषिद्ध क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दिया गया था। इन क्षेत्रों में हालांकि दृश्य संपर्क नहीं था, लेकिन व्यवस्थित रूप से बचा गया था। कुछ अधिकारियों ने हथियार की ताल सुनने के बाद गश्ती के लिए चक्कर लगाने का आदेश भी दिया। सीधे सामना करने के बजाय घंटों तक एक स्थान का चक्कर लगाना पसंद किया। उत्पादन रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। 1942 और 1945 के बीच 423-600 इकाइयों का निर्माण किया गया, लेकिन यह संख्या सिर्फ जर्मन इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा को नहीं दर्शाती, यह एक अंतर्निहित निंदा को दर्शाती है। उत्पादित प्रत्येक MG40 का मतलब था कि एक और ऑपरेटर को प्राथमिकता लक्ष्य बनने के लिए अभिशप्त किया गया। औद्योगिक दक्षता ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो दुश्मनों को निगलने में सक्षम थी और इसे चलाने वालों को भी निगलने में सक्षम थी। MG42 ने सिर्फ मारक क्षमता को ही नहीं बदला,
इसने सामरिक वर्चस्व की अवधारणा को ही बदल दिया। यह कागज पर तो एक बेहतरीन हथियार था, लेकिन हकीकत में अपूर्ण। इसके डिजाइनरों ने यह नहीं सोचा था कि इतनी शक्ति, इतनी दक्षता इसके संचालकों को निश्चित लक्ष्य बना देगी। चमकदार लक्ष्य, अपरिहार्य लक्ष्य। तकनीकी क्रांति पूरी हो चुकी थी। दुनिया का सबसे उन्नत हथियार पैदा हो चुका था, लेकिन जो स्टील के वरदान की तरह लग रहा था वह आग के अभिशाप के रूप में सामने आया। क्योंकि MG-42 सिर्फ एक मशीन गन नहीं थी, यह एक वाक्य था। MG-42 टीम की संरचना, सामरिक संगठन और तैनाती। जर्मन पैदल सेना का परिवर्तन केवल MG-40 तकनीक में नहीं था, बल्कि इसके इर्द गिर्द संगठनात्मक क्रांति में था। मैनुअल HDV 130/2A ने एक दर्शन को संहिताबद्ध किया, जिसमें 9 सैनिक विशेष रूप से एक मशीन गन की मारक क्षमता को अधिकतम करने के लिए मौजूद थे, जो व्यक्तिगत राइफल पर केंद्रित पारंपरिक सैन्य तर्क को उलट देता है। इस कायापलट के लिए अत्यधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। शुर्ज 1 को डोबेरिट्स में 12-16 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिससे दूरी की गणना करने और अत्यधिक तनाव के तहत नियंत्रित विस्फोटों को बनाए रखने के लिए लगभग सहज कौशल विकसित हुए। प्रशिक्षकों ने स्थिति में अंतिम व्यक्ति की भूमिका के लिए ऑपरेटरों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया। चयन मानदंड ने प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान 60% उम्मीदवारों को बाहर कर दिया। मानकों में असाधारण शारीरिक सहन शक्ति, नकली आग के तहत सटीकता और जिसे मैनुअल मानसिक दृढ़ता कहते हैं, केंद्रित आग का सामना करते समय स्थिर रहने की क्षमता शामिल थी। इस कठोर चयन ने कुलीन ऑपरेटरों की गारंटी दी, लेकिन योग्य कर्मियों की पुरानी कमी पैदा कर दी। शुर्ज 2 ने पूरक लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण योग्यताएं विकसित की। उनके निर्देश में बेल्ट हेरफेर में गति, आग के तहत बैरल बदलने की तकनीक और यांत्रिक जाम के तेजी से निदान पर जोर दिया गया। संरक्षित प्रशिक्षण क्रोनोमीटर से पता चलता है कि एक योग्य सहायक 2-3 सेकंड में नई बेल्ट लोड कर सकता है और नकली परिस्थितियों में 8 सेकंड में गर्म बैरल बदल सकता है। गोला बारूद की रसद ने अनूठी चुनौतियां पैदा की। प्रत्येक सक्रिय MG-40 ने सगाई की तीव्रता के अनुसार प्रतिदिन 3000-8000 कारतूसों की खपत की। नॉर्मैंडी में ओबरगेफ्रेटर हंस वेगेनर ने D-Day के पहले 8 घंटों के दौरान 12,000 कारतूसों की खपत दर्ज की। इस खपत ने गोला बारूद वाहकों को लगातार दुश्मन की गोलीबारी के संपर्क में ला दिया। वाहकों ने जोखिम को कम करने के लिए विशेष तकनीक विकसित की। पेट्रोनेन कास्टेन 34 बक्से, जिनका वजन भरा होने पर 18 किलोग्राम था, पहले से नियोजित कवर्ड मार्गों का उपयोग करके ले जाया गया। जर्मन सामरिक मानचित्रों में विशिष्ट गोला बारूद मार्ग शामिल थे, डिपो को युद्ध की स्थिति से जोड़ने वाले संरक्षित रास्ते। व्यक्तिगत उपकरण भूमिका की विशेष मांगों को दर्शाते थे। ऑपरेटरों के पास गर्म बैरल के लिए एस्बेस्टस दस्ताने, धूल भरी लड़ाई के लिए सुरक्षात्मक चश्मे और बैरल के घिसाव की पुष्टि करने के लिए एक्सट्रैक्टर से लेकर गेज तक 23 अलग अलग घटकों वाले टूल किट थे। टीमों के बीच समन्वय महंगे अनुभव के माध्यम से विकसित प्रोटोकॉल का पालन करता है। इंटरलॉकिंग फायर प्रणाली के लिए प्रत्येक मशीन गन को आसन्न लोगों के किनारों को कवर करने की आवश्यकता होती है, जिससे ओवरलैपिंग फील्ड के माध्यम से मृत कोण समाप्त हो जाते हैं। गुस्ताव लाइन की रक्षा के दौरान सिद्ध की गई इस तकनीक ने रक्षात्मक प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन यह गारंटी दी कि एक MG-42 को बेअसर करने से पड़ोसी की स्थिति तुरंत उजागर हो गई। संचार ने MG-42 युद्ध के लिए विशिष्ट कोड का उपयोग किया। 3 छोटे विस्फोटों ने समर्थन की आवश्यकता का संकेत दिया। बारी बारी से लंबे विस्फोटों ने प्रगति में बैरल परिवर्तन का संकेत दिया। कुल समाप्ति ने स्थिति से निकासी का संचार किया। इस प्रणाली ने रेडियो के बिना समन्वय की अनुमति दी, लेकिन प्रशिक्षित दुश्मन पर्यवेक्षकों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। हल्के और भारी विन्यास के बीच का अंतर तकनीकी अंतर से परे है। बिपॉड के साथ हल्के विन्यास में टीम ने एक मोबाइल फायर यूनिट के रूप में काम किया। ऑपरेटर ने जल्दी से अपनी स्थिति बदली, आगे बढ़ने या पीछे हटने के दौरान सहायता प्रदान की। इस लचीलेपन की वजह से सटीकता की कीमत चुकानी पड़ी और हरकतों के दौरान जोखिम बढ़ गया। भारी विन्यास ने MG-42 को एक क्षेत्र हथियार में बदल दिया। 20.5 किलोग्राम के लाफेट 42 ट्राइपॉड ने असाधारण स्थिरता प्रदान की और टिफेन फ्यूराउन टोमैट तंत्र के उपयोग की अनुमति दी।
इस अनूठी प्रणाली ने ऊर्ध्वाधर बैरल स्वीप को स्वचालित किया, ऐसे पैटर्न बनाए जो मोबाइल लक्ष्यों को कवर करते थे या निरंतर मैनुअल हस्तक्षेप के बिना विशिष्ट क्षेत्रों को संतृप्त करते थे। भारी ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता थी। ऑपरेटरों ने अप्रत्यक्ष फायर सीखा, जिसमें सीधे दिखाई न देने वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए MG-40 टेलीस्कोपिक दृष्टि का उपयोग किया गया। तिपाई से जुड़ी फायरिंग टेबल 3500 मीटर तक बैलिस्टिक डेटा प्रदान करती थी। इस क्षमता ने प्रत्येक भारी MG-42 को हल्के तोपखाने में बदल दिया, लेकिन अवलोकन बनाए रखने के लिए लंबे समय तक जोखिम की आवश्यकता थी। घटकों के जीवन काल ने जटिल रखरखाव चक्र बनाए। 3000 राउंड अवधि वाले बैरल को नियमित रूप से बदलने की आवश्यकता थी। 12वें SS पेंजर डिवीजन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नॉर्मैंडी के दौरान कुछ MG-42 ने गहन युद्ध के एक सप्ताह में 6 बैरल का इस्तेमाल किया। इस रोटेशन के लिए पर्याप्त रिजर्व और विशेषज्ञ कर्मियों की आवश्यकता थी। टीम मनोविज्ञान में अद्वितीय तत्व शामिल थे। प्रशिक्षण में पूर्ण अंतर्निर्भरता पर जोर दिया गया। ऑपरेटर का जीवित रहना पूरी तरह से सहायक की प्रभावशीलता पर निर्भर करता था, और इसके विपरीत इस सह निर्भरता ने असाधारण बंधन बनाए, लेकिन इसका मतलब था कि हताहतों की संख्या कई थी। जब एक सदस्य गिरता था तो वह अक्सर दूसरों को नीचे खींच लेता था। अनुभवी लोगों द्वारा विकसित की गई उत्तरजीविता तकनीकों में पहले से तैयार वैकल्पिक स्थितियां, हाथ के संकेत से संचार और निकासी प्रोटोकॉल शामिल थे, जो पीछे हटने के दौरान जोखिम को कम करते थे। हालांकि ये तकनीकें मुख्य रूप से युद्ध के अनुभव के माध्यम से सीखी गई थीं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश नौसिखिए ऑपरेटर उन्हें महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त रूप से जीवित नहीं रह पाए। विशेषज्ञता की मानवीय लागत प्रतिस्थापन सांख्यिकी में परिलक्षित हुई। एरसाद जहीर रिकॉर्ड दिखाते हैं कि MG-42 स्कूल लगातार अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं, अनुभवी ऑपरेटरों के निरंतर नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मांग लगातार प्रशिक्षण क्षमता से अधिक रही, जिसके परिणाम स्वरूप कम तैयार ऑपरेटरों को समय से पहले मोर्चे पर भेजा गया। डेटा एक संगठनात्मक विरोधाभास को प्रकट करता है। जबकि चरम विशेषज्ञता ने सामरिक प्रभावशीलता को अधिकतम किया, इसने कमजोरियों को भी पैदा किया, जिसका दुश्मनों ने व्यवस्थित रूप से फायदा उठाना सीखा। वही प्रणाली जिसने प्रत्येक जर्मन दस्ते को एक बेहतर बल में बदल दिया, उसने अपने सबसे मूल्यवान सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने के लिए भी चिह्नित किया। MG-42 टीम की संरचना ने स्क्वाड स्तर पर भारी गोलाबारी को केंद्रित करने की कला को सिद्ध कर दिया था, लेकिन इसके लिए इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को व्यवस्थित रूप से उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ी। सामरिक दक्षता की एक विशिष्ट और पूर्वानुमानित मानवीय कीमत थी, जो हर युद्ध के मैदान में बिना किसी बाधा के वसूल की जाती थी। उच्च जोखिम वाली स्थितियां, छलावरण और दुश्मन की गोलीबारी के संपर्क में आना। MG-42 मशीन गन की नियुक्ति तात्कालिकता से लेकर अनुप्रयुक्त विज्ञान तक विकसित हुई थी। जर्मन फील्ड मैनुअल में फायरिंग एंगल से लेकर माइक्रोक्लाइमेटिक विचारों तक प्लेसमेंट मूल्यांकन के लिए 127 मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे। यह व्यवस्थितकरण हालांकि सामरिक रूप से प्रभावी था, लेकिन इसने ऐसे पैटर्न बनाए जिन्हें मित्र राष्ट्रों ने पहचानना और उनका फायदा उठाना सीखा। नॉर्मैंडी में 716वें डिवीजन के अनुभवी ओबरगेफ्रेटर फ्रांस गोकेल ने अपने संस्मरणों में इस तनाव का वर्णन किया। हमें ठीक से पता था कि अधिकतम प्रभाव के लिए MG को कहां तैनात किया जाना चाहिए। समस्या यह थी कि अमेरिकियों को भी यह पता था। सबसे अच्छी स्थितियां खूबसूरती से डिजाइन किए गए जाल थे। खाइयां प्रथम विश्व युद्ध की तकनीकों के विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें विशेष रूप से MG-42 के लिए अनुकूलित किया गया था। मानक डिजाइन में तिपाई के लिए 1.5 मीटर का कंक्रीट प्लेटफॉर्म, गोला बारूद और अतिरिक्त बैरल के लिए खोदे गए स्थान, बाढ़ को रोकने के लिए जल निकासी प्रणाली शामिल थी। इन सुधारों के लिए निर्माण समय की आवश्यकता होती है, जो अक्सर द्रव युद्ध में उपलब्ध नहीं होता है। अटलांटिक दीवार के कंक्रीट के घोंसले जर्मन रक्षात्मक इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। 1998 में ओमाहा बीच पर खुदाई की गई बंकर WN-7 2 मीटर मोटी दीवारें, दहन गैसों के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, आग के इष्टतम क्षेत्रों के लिए गणना किए गए उद्घाटन और काउंटर बैटरी के जोखिम को कम करने का पता चलता है। हालांकि परिष्कृत स्थानों में भी घातक समझौते थे। फायरिंग पोर्ट फायर के क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जो दुश्मन के स्नाइपर्स के लिए सीधी लाइनें प्रदान करते थे।
नॉर्मैंडी के जर्मन मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि बंकरों में MG42 ऑपरेटर के 40% हताहत इन छिद्रों के माध्यम से स्नाइपर फायर के कारण हुए थे। खुले मैदान में पदों ने छलावरण का उपयोग किया जो काफी विकसित हो चुका था। मैनुअल टार्नुंग इम फेल्ड ने विभिन्न मौसमों और इलाकों के लिए तरीकों को निर्दिष्ट किया। शरद ऋतु में छलावरण जाल में वास्तविक पत्तियों को हाथ से सिल दिया जाता था, जिन्हें प्राकृतिक रंगों को बनाए रखने के लिए हर 2-3 दिन में बदलना पड़ता था। सर्दियों में सफेद कपड़े और बर्फ परावर्तक ने छाया को कम से कम उजागर किया। शहरी छलावरण ने अनूठी चुनौतियां पेश की। स्टेलिनग्राद में MG42 टीमों ने बिना स्थिति बताए आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी इमारतों से संचालन करने के तरीके विकसित किए। मलबे को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था ताकि फायरिंग की स्थिति बनाई जा सके जो आकस्मिक क्षति के रूप में दिखाई दे, जबकि तात्कालिक पर्दे और स्क्रीन के माध्यम से चमक को कम से कम किया गया। MG42 की भौतिक विशेषताओं ने इन छिपाने के प्रयासों के खिलाफ साजिश रची। एबरडीन प्रयोगशाला परीक्षणों ने प्रदर्शित किया कि दिन के दौरान फ्लैश 1200 मीटर और रात के दौरान 2800 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा था, यहां तक कि दबाने वाले उपकरण स्थापित होने के बाद भी। दहन से उत्पन्न धुआं अधिक समस्याग्रस्त दृश्य संकेत बनाता है। मॉसर के डॉ. हेनरिक स्टुहलमैन ने 1943 में लिखा, समस्या प्रारंभिक चमक नहीं है जो माइक्रोसेकंड तक चलती है, बल्कि धुएं का स्तंभ है जो मिनटों तक बना रहता है। हमने धुआं रहित तेलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वे थूथन वेग को कम करते हैं और समय से पहले कार्बनीकरण का कारण बनते हैं। दहन अवशेषों ने अप्रत्याशित समस्याएं पैदा की। 500 शॉट्स के बाद स्थिति को ऐसे आवरणों से ढक दिया गया जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ये कांस्य क्षेत्र टोही विमानों से दिखाई देते थे और स्थान और गतिविधि के स्तर के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करते थे। यांत्रिक कंपन कमजोरी का प्रतिनिधित्व करते थे जिसे जर्मन पहचानने में धीमे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड ब्रूस ने 1944 में रिपोर्ट की, हमारी टीमों ने आसपास की वस्तुओं में कंपन के अवलोकन के माध्यम से MG40 की स्थिति का पता लगाना सीख लिया है। जब मशीन गन काम करती है तो खिड़कियां, पोस्ट, यहां तक कि वनस्पति भी स्पष्ट रूप से कंपन करती हैं। मित्र राष्ट्रों ने कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए विशेष तकनीकें विकसित की। द्वितीय अमेरिकी डिवीजन टोही मैनुअल में MG42 की स्थिति की पहचान करने के लिए दृश्य संकेतकों के विस्तृत आरेख शामिल थे। फ्लैश पैटर्न, धुएं की विशेषताएं, स्थानीय जीवों का व्यवहार जो उन क्षेत्रों को खाली कर देते थे जहां MG42 ने फायर किया था। निरीक्षण दलों ने स्थितियों को दर्ज करने के लिए विशेष फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया। विशेष फिल्टर वाले कैमरों ने युद्ध विराम के 30 मिनट बाद तक थर्मल सिग्नेचर का पता लगाया, जब गर्म बैरल अभी भी पता लगाने योग्य गर्मी विकीर्ण कर रहे थे। इन तस्वीरों ने असाधारण सटीकता के साथ तोपखाने की आग को निर्देशित किया। ध्वनि ने अद्वितीय ध्वनिक संकेत बनाए जिनका मित्र राष्ट्रों ने व्यवस्थित रूप से दोहन किया। ध्वनि स्थान टीमों ने तोपखाने का पता लगाने से अनुकूलित मशीन गन की स्थिति को त्रिकोणीय बनाया। अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में 3 किलोमीटर की दूरी पर विशिष्ट भनभनाहट को पहचाना जा सकता था। फायर में रुकावटों से मूल्यवान सामरिक जानकारी मिलती थी। मित्र देशों के पर्यवेक्षकों ने फायरिंग पैटर्न का समय निर्धारित किया, बैरल में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाना सीखा। 8-15 सेकंड तक चलने वाले इन कमजोर क्षणों का इस्तेमाल हमलों को समन्वित करने या फिर से अपनी स्थिति बदलने के लिए किया जाता था। कमजोरियों का मुकाबला करने के लिए जर्मन प्रयासों में कई पोजीशन सिस्टम शामिल थे। प्रत्येक टीम ने 3-5 वैकल्पिक पोजीशन तैयार की, स्थान से बचने के लिए बार बार आगे बढ़ी। इस रणनीति के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता थी जो अक्सर गहन युद्ध के दौरान उपलब्ध नहीं होते। MG42 के लिए विशेष रूप से विकसित अप्रत्यक्ष फायर तकनीक ने ऑपरेटर के जोखिम को कम करने का प्रयास किया। दूरबीन दृष्टि और बैलिस्टिक डेटा का उपयोग करते हुए टीमों ने सीधे दिखाई न देने वाले लक्ष्यों पर हमला किया। इस तकनीक के लिए आगे के पर्यवेक्षकों और संचार की आवश्यकता थी जो प्राथमिकता वाले लक्ष्य भी बन गए। पदों के बीच संचार प्रणालियों ने अतिरिक्त कमजोरियां पैदा की। फील्ड टेलीफोन लाइनें, पोर्टेबल रेडियो और विजुअल सिग्नल दुश्मन के इंटरसेप्टर को जानकारी प्रदान करते थे। मित्र देशों के डिकोडर ने संचार पैटर्न की व्याख्या की जिससे MG40 पदों का स्थान और स्थिति का पता चला। रखरखाव ने अतिरिक्त जोखिम पैदा किया। अतिरिक्त बैरल को नियमित रूप से ले जाना पड़ता था, आवरणों को समय समय पर निकालना पड़ता था,
शीतलन प्रणालियों को निरंतर सेवा की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक गतिविधि ने दुश्मन के अवलोकन और हमले के अवसर पैदा किए। जर्मन मौसम विज्ञान रिकॉर्ड बताते हैं कि जलवायु परिस्थितियों ने पता लगाने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित किया। उच्च आर्द्रता ने धुएं की स्थिरता को बढ़ाया, तेज हवा ने थर्मल हस्ताक्षरों को फैलाया, कम तापमान ने फ्लैश दृश्यता को बढ़ाया। योजनाकारों ने इन चरों को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन मौसम की अप्रत्याशित प्रकृति ने प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। मौलिक विरोधाभास यह था कि प्रत्येक विशेषता जो प्रभावशीलता को अधिकतम करती थी, वह पहचान क्षमता को भी बढ़ाती थी। व्यापक अग्नि क्षेत्र के लिए उजागर स्थिति की आवश्यकता होती थी। उच्च गति से विशिष्ट हस्ताक्षर उत्पन्न होते थे। प्रभावशीलता के लिए आवश्यक स्थायित्व रक्षात्मक गतिशीलता विकल्पों को समाप्त कर देता था। परिणाम अपरिहार्य था। MG42 की स्थिति घातक दुश्मन प्रतिक्रिया को आकर्षित करने वाले बीकन बन गए। ऑपरेटर केवल सामरिक पसंद से खतरनाक स्थिति पर कब्जा नहीं करते थे, बल्कि हथियार के प्रभावी कामकाज के लिए निहित आवश्यकता के कारण उन्हें घातक जोखिम में डाल दिया जाता था। विनाश का सिद्धांत। मित्र राष्ट्रों ने MG42 गनर्स का शिकार कैसे किया? MG42 विरोधी रणनीति का तात्कालिक कला से व्यवस्थित प्रक्रिया में विकास एक महत्वपूर्ण सैन्य परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। 1942 में इन मशीन गनों के साथ मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों के नरसंहार हुए। 1944 तक MG42 टीमों का सफाया इस घातक मिशन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा निष्पादित एक नियमित ऑपरेशन बन गया था। विकास की शुरुआत ट्यूनीशिया में प्रथम इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा पकड़े गए पहले MG42 के वैज्ञानिक विश्लेषण से हुई। फरवरी 1943 में एबरडीन प्रयोगशाला को यह हथियार प्राप्त हुआ, जहां कर्नल रेन स्टडलर के नेतृत्व में तकनीशियनों ने न केवल इसकी कार्य प्रणाली बल्कि शोषण योग्य कमजोरियों को समझने के लिए इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। परिणाम तुरंत तकनीकी बुलेटिन TB ORD 365 के रूप में वितरित किए गए, जिसे 1973 में अवर्गीकृत किया गया। इस दस्तावेज ने बैरल परिवर्तन के लिए आवश्यक समय से लेकर तिपाई डिजाइन द्वारा बनाए गए मृत कोणों तक 23 विशिष्ट कमजोरियों का खुलासा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने स्थान और निष्प्रभावीकरण के लिए पहला मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित किया। फोर्ट बेनिंग ने दुश्मन की भारी मशीन गनों को निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष 2 सप्ताह का पाठ्यक्रम विकसित किया। मार्च 1943 और जून 1944 के बीच 12,000 अमेरिकी सैनिकों ने यह प्रशिक्षण पूरा किया। स्नातकों को MG दमन विशेषज्ञ का पदनाम और उनकी घातक भूमिका के लिए विशिष्ट अतिरिक्त उपकरण प्राप्त हुए। विशेष उपकरणों में दूरबीनें शामिल थीं, जिनमें दूरी का अनुमान लगाने के लिए रेटिकल कैलिब्रेट किए गए थे, ध्वनि त्रिकोण के लिए कंपास, विस्फोटों के बीच अंतराल को मापने के लिए क्रोनोमीटर, विशेषज्ञ सहायता टीमों को पहचाने गए स्थानों का संकेत देने के लिए विशिष्ट रंग के धुएं के मार्कर ले जाते थे। इस उपकरण ने पता लगाने को यादृच्छिक प्रक्रिया से वैज्ञानिक प्रक्रिया में बदल दिया। प्रत्येक विशिष्ट विशेषता का लाभ उठाने के लिए पहचान तकनीक विकसित की गई। ध्वनि, जो शुरू में भयावह थी, स्थान का पता लगाने का साधन बन गई। विशेषज्ञों ने केवल ताल और स्वर के आधार पर विभिन्न जर्मन मशीन गनों में अंतर करना सीखा। MG42 अपनी निरंतर गूंज के साथ युद्ध की अराजकता में भी अचूक बन गई। ध्वनि त्रिकोण मिति दल ने विशेष रूप से MG42 के लिए अनुकूलन किया। सिंक्रोनाइज्ड क्रोनोमीटर वाले 3 अलग अलग पर्यवेक्षकों का उपयोग करते हुए उन्होंने 800 मीटर की दूरी से 10 मीटर की सटीकता के साथ स्थान निर्धारित किया। इस तकनीक को ध्वनि समय उड़ान स्थान कहा जाता है, जिसे सभी मित्र देशों के तोपखाने स्कूलों में पढ़ाया जाता था। विशिष्ट हस्ताक्षरों का पता लगाने के लिए दृश्य अवलोकन तकनीकों को परिष्कृत किया गया। पर्यवेक्षकों ने उच्च ताल द्वारा उत्पन्न विशिष्ट फ्लैश पैटर्न को पहचाना, जो उन्हें अन्य हथियारों से अलग करता है। उन्होंने विशेष फिल्टर वाले दूरबीनों का उपयोग करके लगातार धुएं के स्तंभों को ट्रैक करने की तकनीक विकसित की, जिससे कंट्रास्ट बढ़ गया। स्नाइपर्स को ऑपरेटरों को खत्म करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। द्वितीय डिवीजन स्नाइपर मैनुअल में विशिष्ट स्थितियों के विस्तृत आरेख शामिल थे, जिसमें सबसे संभावित जोखिम बिंदुओं की पहचान की गई थी। स्नाइपर्स जर्मन ऑपरेटर के व्यवहार का अनुमान लगाते थे, खासकर बैरल बदलने की दिनचर्या के दौरान। सार्जेंट एडलबर्ट वॉल्ड्रोन ने बैरल चेंज हंटिंग नामक एक तकनीक विकसित की। उन्होंने लंबे समय तक स्थितियों का निरीक्षण किया, अगले परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए समय अंतराल का उपयोग किया।
8-15 सेकंड के इन क्षणों के दौरान, जब ऑपरेटर अनिवार्य रूप से सामने था, वॉल्ड्रोन ने 400 मीटर की दूरी पर सटीक शॉट निष्पादित किए। तटस्थता के लिए विशेष सहायक हथियार 60 मिमी मोर्टार को मशीन गन की स्थिति के ऊपर विस्फोट करने के लिए डिजाइन किए गए निकटता फ्यूज के साथ विशेष गोला बारूद प्राप्त हुआ। यह किलर जूनियर गोला बारूद विशेष रूप से खाई की स्थिति के खिलाफ प्रभावी था, जहां प्रत्यक्ष आग सीमित थी। बंकर ठिकानों पर हमला करने के लिए राइफल ग्रेनेड लॉन्चर को प्रोजेक्टाइल के साथ अनुकूलित किया गया। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित M9A1 प्रोजेक्टाइल में आकार का चार्ज था, जो 30 सेंटीमीटर कंक्रीट में घुस सकता था, जो अधिकांश जर्मन किलेबंद ठिकानों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त था। कैप्टन चार्ल्स मैकगिलिवरी ने NT-MG42 फायर टेबल्स विकसित की, जो जर्मन मशीन गन के खिलाफ मोर्टार को निर्देशित करने के लिए विशिष्ट बैलिस्टिक डेटा है। इन तालिकाओं में प्रक्षेप्य उड़ान समय बनाम MG42 ताल पर विचार किया गया, जिससे ऑपरेटर के सबसे अधिक उजागर होने पर फटने के दौरान शॉट्स को समय पर प्रभाव डालने की अनुमति मिली। ब्रिटिशों ने उत्तरी अफ्रीकी अनुभव के आधार पर अलग दृष्टिकोण विकसित किया। मोंटगोमरी के NT-MG टैक्टिक्स मैनुअल ने क्रूर शक्ति के बजाय हथियारों के बीच समन्वय पर जोर दिया। तकनीकों में 3 व्यक्ति दल का इस्तेमाल किया गया, विशेष दूरबीन के साथ पर्यवेक्षक, एनफील्ड नंबर 4 MKI T के साथ स्नाइपर और PIAT ऑपरेटर। PIAT लॉन्चर ने किलेबंद ठिकानों के खिलाफ असाधारण प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। इसके हीट प्रक्षेप्य ने बंकर फायरिंग पोर्ट में प्रवेश किया, हथियार और चालक दल को निष्क्रिय कर दिया। सार्जेंट जेफरसन पॉवेल ने बताया, हमने फ्लैश का इंतजार किया, फिर सीधे स्रोत पर फायर किया। PIAT ने जर्मनों द्वारा सामने रखी गई किसी भी चीज को भेद दिया। रात में घुसपैठ की तकनीकें चुपचाप बेअसर करने के लिए विशेषीकृत हैं। ब्रिटिश कमांडो और रेंजर्स ने अंधेरे के दौरान पहुंचने के तरीके विकसित किए, जिसमें हथियार और तैनाती को नष्ट करने के लिए विध्वंस विस्फोटकों का उपयोग किया गया। इन तकनीकों के लिए जर्मन गार्ड पैटर्न और सटीक स्थिति स्थान का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक था। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रूडर ने संतृप्ति निष्प्रभावीकरण में महारत हासिल की। उनकी टीमों ने MG42 की स्थिति को पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए एक साथ अलग अलग दिशाओं से लॉन्च किए गए कई विखंडन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। यह तकनीक विशेष रूप से शहरी इलाकों में प्रभावी थी, जहां विस्फोट कठोर सतहों से बढ़ जाते थे। सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका अपनाया। स्टाफ निर्देश 394-43 ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी और सामने से हमले के माध्यम से तटस्थता के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की। हालांकि यह तरीका हताहतों के मामले में महंगा था, लेकिन सही तरीके से लागू किए जाने पर यह उन्मूलन की गारंटी देता था। सोवियत तकनीक में RGD-33 ग्रेनेड और विस्फोटक चार्ज से लैस विशेष हमला दस्तों का इस्तेमाल किया गया। इन मशीन गन हंटर्स को दृष्टिकोण और तटस्थता में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया था। सार्जेंट मेजर इवान सिडोरेंको ने दृष्टिकोण के दौरान शहरी मलबे को कवर के रूप में उपयोग करने की तकनीक विकसित की। सोवियत हाथों में आर्टिलरी इन्फेंट्री समन्वय उल्लेखनीय सटीकता तक पहुंच गया। रात के ऑपरेशन के दौरान घुसपैठ करने वाले अग्रिम पर्यवेक्षकों ने 76 मिमी तोप की आग को सीधे पहचाने गए स्थानों पर निर्देशित किया। मेजर जनरल वसीली चुइकोव ने लिखा, प्रत्येक जर्मन MG40 2 तोपखाने की फनल का केंद्र बन जाता है। हम उन्हें घेरते नहीं हैं, हम उन्हें स्टील और विस्फोटकों से कुचल देते हैं। लड़ाकू बम वर्षकों ने हवाई हमले के लिए विशिष्ट तकनीक विकसित की। P-47 थंडरबोल्ट पायलटों ने फ्लैश द्वारा स्थानों की पहचान की और 127 मिमी रॉकेट से उन पर हमला किया। मेजर फ्रांसिस गेब्रेस्की ने बताया, MG42 प्राथमिक लक्ष्य थे। उनकी गोलीबारी ने हमारे जमीनी सैनिकों को रोक दिया, इसलिए हमने उन्हें रोक दिया। MG42 स्थिति संचार के विरुद्ध आदिम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इस्तेमाल किया गया। मित्र देशों की अवरोधन टीमों ने जर्मन सिग्नल को डिकोड किया, जो मशीन गन फायर को समन्वित करता था। जर्मन हमलों की भविष्यवाणी करने और उनका मुकाबला करने के लिए जानकारी का उपयोग करता था। पैटर्न विश्लेषण से पता चला कि MG42 की स्थिति शोषण योग्य रूटीन का पालन करती थी। जर्मनों ने नियमित बैरल परिवर्तन कार्यक्रम, विशिष्ट रखरखाव अवधि, कर्मियों के रोटेशन को बनाए रखा, जिससे भेद्यता की खिड़कियां बनी। मित्र देशों के योजनाकारों ने इन कमजोरियों के क्षणों के साथ मेल खाने के लिए हमलों को प्रोग्राम किया। जवाब में जर्मन जवाबी उपाय विकसित हुए। टीमों ने कई पदों, आग और आंदोलन तकनीकों, बेहतर संचार का उपयोग करना शुरू कर दिया।
हालांकि अंतर्निहित हथियार सीमाएं, वजन, भारी गोला बारूद पर निर्भरता, रक्षात्मक केंद्र बिंदु के रूप में भूमिका, इन अनुकूलन को गंभीर रूप से सीमित करती है। 1944 के जर्मन मैनुअल ने इस समस्या को खुले तौर पर पहचाना। मर्कब्लैट फॉर डेन इंसट्स डेस MG42 ने चेतावनी दी, दुश्मन ने हमारी मशीन गन का पता लगाने और उसे बेअसर करने के लिए विशेष तकनीक विकसित की है। ऑपरेटरों को सक्रिय युद्ध के 5 मिनट के भीतर पता लगाना चाहिए। सांख्यिकीय डेटा बढ़ती प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। नॉर्मैंडी में पहचाने गए MG40 की स्थिति को बेअसर करने का औसत समय जून में 45 मिनट से घटकर अगस्त 1944 में 12 मिनट रह गया। यह नाटकीय सुधार सामरिक परिष्कार और संचित अनुभव को दर्शाता है। 1944 के अंत तक मित्र राष्ट्रों ने तटस्थता के लिए 17 अलग अलग तकनीकें विकसित कर ली थीं, जिसमें सामने से हमला करने से लेकर रात में घुसपैठ करना शामिल था। इस विविधता ने यह सुनिश्चित किया कि जर्मन टीमों को कई और अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ा, जिससे प्रभावी जवाबी उपाय विकसित करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। MG42 शिकार वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा लागू घातक विज्ञान बन गया था। जर्मन ऑपरेटरों को अब युद्ध के यादृच्छिक खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था, बल्कि उनके व्यवस्थित उन्मूलन की गारंटी के लिए विशेष रूप से विकसित विशिष्ट और जानबूझकर खतरे होते थे। मृत्यु दर के आंकड़े। गनर्स की मृत्यु पहले क्यों हुई? जर्मन सैनिटेट्सडियनिस्ट मेडिकल अभिलेखागार एक विनाशकारी सांख्यिकीय वास्तविकता को उजागर करता है। MG चालू ऑपरेटरों ने लड़ाकू पायलटों और पनडुब्बी चालक दल से अधिक मृत्यु दर का अनुभव किया। यह असमानता आकस्मिक नहीं थी, बल्कि सामरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का गणितीय परिणाम था, जो MG42 ऑपरेटर को जर्मन सेना में सबसे कमजोर सैनिक बनाने के लिए अभिसरित हुए। 352वें इन्फैंट्री डिवीजन के मुख्य चिकित्सक डॉ. हंस किलियन ने नॉर्मैंडी के दौरान विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखे। म्यूनिख मिलिट्री हॉस्पिटल में संरक्षित उनके डेटा से पता चलता है कि पहले 30 दिनों के दौरान MG42 ऑपरेटरों के लिए मृत्यु दर 41.3% थी, जबकि नियमित ग्रेनेडियर के लिए यह 12.8% और मोर्टार गनर के लिए 8.2% थी। अस्थायी पैटर्न गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाते हैं। 60% ऑपरेटर अपनी पहली लंबी मुठभेड़ के दौरान मारे गए। 2 घंटे से अधिक की निरंतर लड़ाई। बचे हुए लोगों में से 75% ने अपनी सक्रिय सेवा का दूसरा सप्ताह पूरा नहीं किया। जो कुछ लोग 1 महीने से अधिक समय तक जीवित रहे, उनमें मशीन गन न्यूरोसिस विकसित हुआ, अत्यधिक अति सतर्कता जो अक्सर मानसिक पतन में परिणत हुई। खुदाई वाले क्षेत्रों से प्राप्त फोरेंसिक साक्ष्य भौतिक पुष्टि प्रदान करते हैं। 2004 में शुरू की गई फ्रैंको जर्मन मेमोरी ऑफ नॉर्मैंडी परियोजना ने 47 पुष्टिकृत MG42 स्थानों की खुदाई की है। इनमें से 43 में प्राथमिक ऑपरेटर के अवशेष वस्तुतः उसके हथियार के साथ संयुक्त पाए गए, हाथ नियंत्रण पर, शरीर आग के क्षेत्र की ओर उन्मुख, बिना किसी परित्याग के प्रयासों के साक्ष्य के। 2018 में ओमाहा बीच पर स्थित पोजीशन WN73 की खुदाई में भयावह विवरण सामने आए। टैग के माध्यम से पहचाने गए ओबरगेफ्रेटर हेनरिक सेवरलोह के अवशेषों में अलग अलग कैलिबर की 14 गोलियों के निशान मिले, जो कई मित्र देशों के निशानेबाजों द्वारा एक साथ किए गए हमले का संकेत देते हैं। उसका दाहिना हाथ ट्रिगर के चारों ओर बंद था, जबकि बाएं हाथ में आंशिक रूप से भरी हुई गोला बारूद की बेल्ट थी। मेडिकल रिकॉर्ड से ऑपरेटरों को लगे घावों में विशिष्ट पैटर्न का पता चलता है। दमनात्मक गोलीबारी से बेतरतीब घाव पाने वाले अन्य सैनिकों के विपरीत ऑपरेटरों ने जानबूझकर निर्देशित गोलीबारी के संकेत देने वाले पैटर्न दिखाए। 78% ने सिर और छाती के घाव दिखाए। हथियार संचालन के दौरान सबसे अधिक उजागर होने वाले क्षेत्र। 23% ने अलग अलग कैलिबर के कई घाव दिखाए, जो समन्वित हमलों का संकेत देते हैं। मृत्यु के कारणों में भी काफी अंतर था। जबकि नियमित सैनिक मुख्य रूप से तोपखाने और विखंडन 67% से मारे गए, MG42 ऑपरेटर मुख्य रूप से सीधे छोटे हथियारों की आग 54% और निर्देशित विस्फोटक हमलों 31% के कारण मारे गए। यह अंतर मशीन गन ठिकानों के खिलाफ हमलों की जानबूझकर और व्यक्तिगत प्रकृति को दर्शाता है। हताहतों की संख्या के समय समय पर विश्लेषण से अतिरिक्त परेशान करने वाले पैटर्न का पता चलता है।
12वें एसए स्पेंजर डिवीजन में शामिल फील्ड हॉस्पिटल 127 के डेटा से पता चलता है कि घायल होने के 6 घंटे के भीतर 40% घायल MG-42 ऑपरेटर मर गए, जबकि अन्य घायल सैनिकों में से 18% की मौत हो गई। यह अंतर केंद्रित हमलों के दौरान प्राप्त घावों की गंभीरता के कारण था। मनोवैज्ञानिक कारकों ने मृत्यु दर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हीर के सैन्य मनोचिकित्सक डॉ रुडोल्फ डेगक्विट्स ने ऑपरेटरों में जिम्मेदारी पक्षाघात के मामलों का दस्तावेजीकरण किया। ये सैनिक इस बात से अवगत थे कि उनकी इकाई का अस्तित्व आग को बनाए रखने पर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी स्थिति में बने रहने के लिए मनोवैज्ञानिक बाध्यता विकसित की, भले ही पीछे हटना सामरिक रूप से विवेकपूर्ण था। गेफ्रेटर हंस कुहनके का मामला इस घटना को दर्शाता है। कुहनके ने स्वॉर्ड बीच पर 4 घंटे तक लगातार गोलीबारी जारी रखी, 8000 से ज्यादा कारतूस दागे और पीछे हटने के 3 सीधे आदेशों को ठुकरा दिया। जब उनके स्थान पर कब्जा कर लिया गया तो ब्रिटिश सैनिकों ने पाया कि कुहनके अत्यधिक थकावट के कारण मृत थे। उनके हाथ हथियार नियंत्रण के चारों ओर सचमुच जमे हुए थे। MG-42 के संचालन के शारीरिक प्रभावों ने मृत्यु दर में योगदान दिया। अत्यधिक शोर के संपर्क में लंबे समय तक रहने से 1 मीटर पर 140 डेसिबल स्थायी श्रवण क्षति हुई, जिससे खतरों को पहचानने की क्षमता प्रभावित हुई। जर्मन चिकित्सा अध्ययनों से पता चला है कि 89% अनुभवी ऑपरेटरों को 6 महीने की सेवा के बाद महत्वपूर्ण श्रवण हानि का सामना करना पड़ा। लगातार कंपन के कारण मशीन गन हैंड सिंड्रोम होता है, सुन्नता और संवेदनशीलता का नुकसान, जिससे सटीकता और प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित होती है। इस स्थिति वाले ऑपरेटरों ने आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया समय 23% धीमा दिखाया, जिससे बचने की संभावनाएं काफी कम हो गईं। दहन गैसों ने छिपे हुए जोखिम को प्रस्तुत किया। MG-40 विशेष रूप से बंकर विन्यास में कार्बन मोनोऑक्साइड सांद्रता उत्पन्न करता है, जो संलग्न स्थानों में विषाक्त स्तर तक पहुंच जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड MG-42 ऑपरेटरों में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के 47 प्रलेखित मामले दिखाते हैं, जिनमें से 31 घातक थे। समान मित्र देशों के हथियारों के साथ तुलना इन पैटर्न की विलक्षणता को पुष्ट करती है। अमेरिकी 30 कैलिबर मशीन गन ऑपरेटरों को 16% मृत्यु दर का सामना करना पड़ा, जबकि ब्रिटिश ब्रेन ऑपरेटरों को 14% हताहतों का सामना करना पड़ा। इन अंतरों को मित्र देशों के हथियारों की कम ताल और उनकी कम केंद्रीय सामरिक भूमिका दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। मृत्यु दर को कम करने के लिए जर्मन प्रयासों में अधिक लगातार रोटेशन सिस्टम, वैकल्पिक पदों का विकास, बेहतर छलावरण की शुरुआत शामिल थी। इन उपायों की अंतर्निहित हथियार प्रतिबंधों और इसकी सामरिक भूमिका के कारण सीमित प्रभावशीलता थी। 1944 में कुछ डिवीजनों द्वारा लागू किए गए रोटेशन कार्यक्रम में हर 72 घंटे की निरंतर लड़ाई के बाद ऑपरेटर को बदलने की आवश्यकता थी। प्रशिक्षित कर्मियों की लगातार कमी के कारण कार्यान्वयन असंगत हो गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि 30% से भी कम जर्मन इकाइयों ने लंबे अभियानों के दौरान इन अनुसूचियों को बनाए रखा। अनुभवी सैनिकों द्वारा विकसित की गई जीवन रक्षा तकनीकों में अप्रत्यक्ष अवलोकन के लिए दर्पण समन्वय के दौरान जोखिम को कम करने के लिए संकेत संचार, बैरल परिवर्तन तकनीकें शामिल थीं, जो जोखिम के समय को 5 सेकंड तक कम कर देती थीं। अनौपचारिक रूप से प्रसारित ये विधियां मृत्यु दर को 15% तक कम कर सकती हैं। सांख्यिकीय वास्तविकता अटल रही। जर्मन एक्चुरियल विश्लेषणों ने गणना की कि एक औसत MG-42 ऑपरेटर की सक्रिय युद्ध में जीवन प्रत्याशा 17 दिन थी। यह आंकड़ा किसी भी अन्य सैन्य भूमिका से कम था जिसमें रात्रि लड़ाकू दल और फ्लेम थ्रोवर ऑपरेटर शामिल थे। विभेदक मृत्यु दर का प्रभाव व्यक्तिगत आंकड़ों से परे तक फैला हुआ है। जब यूनिटों ने MG-42 ऑपरेटरों को खो दिया तो उन्हें असंगत व्यवधानों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे महत्वपूर्ण विशेष प्रशिक्षण और अपूरणीय मारक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। अनुभवी ऑपरेटर के नुकसान ने पूरी प्लाटून की युद्ध प्रभावशीलता को 40% से अधिक कम कर दिया। एयरसदझीर दस्तावेज प्रतिस्थापन समस्या की भयावहता को प्रकट करते हैं। जनवरी और दिसंबर 1944 के बीच जर्मन स्कूलों ने 23,000 ऑपरेटरों को स्नातक किया, लेकिन दस्तावेजित नुकसान 31,000 तक पहुंच गया। इस 8,000 विसंगति को अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मियों को भेजकर कवर किया गया, जिससे त्वरित मृत्यु दर का चक्र बना। 12वें SS स्पेंजर डिवीजन के रिकॉर्ड इस समस्या को दर्शाते हैं।
1944 के पहले 6 महीनों के दौरान डिवीजन ने युद्ध में 127 ऑपरेटरों को खो दिया। प्रतिस्थापन में 34 सैनिक शामिल थे, जिन्हें 4 सप्ताह से कम विशेष प्रशिक्षण मिला था। अपर्याप्त रूप से तैयार इन प्रतिस्थापनों में से 26 सक्रिय सेवा के अपने पहले सप्ताह के दौरान ही मर गए। चिकित्सा दस्तावेज बताते हैं कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले कुछ ऑपरेटरों ने अद्वितीय मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अनुकूलन विकसित किए। इन अनुभवी लोगों ने अति संवेदनशील श्रवण, सजगता, तनाव के तहत दूरी की गणना करने की असाधारण क्षमता और विस्तारित स्थितिजन्य जागरूकता, एक साथ कई खतरों को संसाधित करने की क्षमता दिखाई। हालांकि इन अनुकूलनों की गंभीर लागत थी। 94% मामलों में दिग्गजों को अनिद्रा, 67% में गंभीर अवसाद और वर्तमान में लगभग सभी बचे लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में पहचाना जाने वाला अनुभव हुआ। डॉकिलियन ने 1945 में लिखा, जो ऑपरेटर 2 महीने से अधिक जीवित रहते हैं वे असाधारण रूप से प्रभावी लड़ाकू मशीन बन जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं रह पाते। डेटा क्रूर वास्तविकता की पुष्टि करता है। MG40 ऑपरेटर होना केवल खतरनाक भूमिका नहीं थी, बल्कि सांख्यिकीय रूप से संभावित निंदा थी। योगदान देने वाले कारक सामरिक जोखिम, निर्देशित हमले, शारीरिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक दबाव संयुक्त रूप से जीवित रहने की स्थिति पैदा करते हैं, जो बुनियादी युद्ध संभावनाओं को चुनौती देते हैं। यह मात्रात्मक साक्ष्य दर्शाता है कि MG42 संचालकों की मृत्यु दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं, बल्कि गणितीय अभिसरण के कारण हुई, जिसने उनके विनाश को लगभग अपरिहार्य बना दिया। जिस हथियार ने उन्हें सामरिक वर्चस्व प्रदान किया, उसने दुश्मनों द्वारा किए गए तेज और हिंसक विनाश की भी गारंटी दी, जिन्होंने उनके उन्मूलन को व्यावहारिक विज्ञान में बदल दिया था। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। MG40 के पीछे खड़े होने वाले प्रत्येक सैनिक ने संभावित मृत्यु की सांख्यिकीय सीमा पार कर ली। यह वीरता या महान बलिदान नहीं था, यह मानव शरीर पर लागू शुद्ध गणित था, जिसके परिणाम जितने पूर्वानुमानित थे उतने ही क्रूर भी थे। बलिदान की अग्नि, तोपचियों के पीछे सैन्य तर्क। जर्मन सैन्य सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से मान्यता दिए बिना ही एक सिद्धांत को संस्थागत रूप दे दिया था, जो उसके सामरिक संगठन में व्याप्त था। MG चालू ऑपरेटर एक उपभोग्य संपत्ति थी, जिसे अधिकतम सैन्य उपयोगिता के क्षण में समाप्त करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यह दर्शन क्रूरता से नहीं, बल्कि ठंडे मूल्यांकन से उभरा था, जो व्यक्तिगत पर सामूहिक अस्तित्व को प्राथमिकता देता था। 1985 में सार्वजनिक किए गए हीर जनरल स्टाफ के दस्तावेज इस मानसिकता को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। जनरल मेजर फ्रिट्ज बेयरलेन ने 1943 के निर्देश में लिखा था, सही तरीके से इस्तेमाल किया गया एक MG दुश्मन बटालियन को उस समय तक रोक सकता है जब तक कि रेजिमेंट को फिर से संगठित होने के लिए जरूरी समय न मिल जाए। ऑपरेटर का नुकसान बड़ी संरचना के अस्तित्व के लिए स्वीकार्य कीमत है। इस तर्क को ऑफोफेरुंग्सफ्यूअर, बलिदान अग्नि की अवधारणा में औपचारिक रूप दिया गया, जो 1942 से परिचालन आदेशों में लगातार दिखाई दिया। यह शब्द केवल वीरता को संदर्भित नहीं करता था, बल्कि गणना की गई रणनीति को संदर्भित करता था। जहां MG40 ऑपरेटर को जानबूझकर दुश्मन की क्षति को अधिकतम करने के लिए उजागर किया जाता था, जबकि शेष इकाई के लिए बचाव युद्धाभ्यास की अनुमति दी जाती थी। मैनुअल HDV 130/2A ने नौकरशाही स्पष्टता के साथ इन सिद्धांतों को स्थापित किया। मशीन गण प्राप्त आग की तीव्रता से स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में निरंतर आग बनाए रखेगी। प्रभावी आग की निरंतरता के लिए ऑपरेटर का जीवित रहना गौण है। यह निर्देश सभी जर्मन सामरिक मैनुअल में न्यूनतम भिन्नताओं के साथ दिखाई दिया। योजनाकारों ने इस आदान प्रदान के बारे में विशेष गणनाएं विकसित की थीं। अप्रैल 1944 को 21वें पेंजर डिवीजन के विश्लेषण से अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक MG42 में सिर्फ 2 सेकंड में पूरा कारतूस खाली हो जाता है। ऑपरेटर जो मृत्यु तक गोलीबारी जारी रखता है, वह 15-23 दुश्मन हताहतों का कारण बन सकता है और 12-35 मिनट के लिए आगे बढ़ने में देरी कर सकता है। ठंडे दिमाग से गणना की गई इन संख्याओं ने लाभदायक सामरिक निवेश के रूप में बलिदान को गणितीय रूप से उचित ठहराया। व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों की आवश्यकता थी कि ऑपरेटर अपनी बलिदानी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करें। संचार प्रणालियों को जानबूझकर पीछे हटने की अनुमति के अनुरोधों में बाधा डालने के लिए डिजाइन किया गया था।
MG-40 पदों पर अक्सर बेहतर कमांड के साथ सीधी टेलीफोन लाइनों की कमी होती थी, जिससे ऑपरेटरों को पीछे हटने के आदेश तक पदों को बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जो अक्सर कभी नहीं आते थे। 352वें डिवीजन के जीवित बचे ओबरगेफ्रेटर क्लॉस वेबर ने युद्ध के बाद के संस्मरणों में इस वास्तविकता का वर्णन किया। हम जानते थे कि एक बार जब हमने गोलीबारी शुरू कर दी तो हम मर चुके थे। पीछे से कोई संचार नहीं था, पीछे हटने का कोई आदेश नहीं था, कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। हमारा काम जितना संभव हो सके उतने अमेरिकियों को मारना था। जर्मन अधिकारियों को बलिदान की रणनीति के क्रियान्वयन पर विशेष निर्देश दिए गए। क्रिग्सचूले म्यूनिख में उन्नत पैदल सेना रणनीति पाठ्यक्रम में सीमित मानव संसाधनों का इष्टतम रोजगार नामक अनुभाग शामिल था, जिसमें युद्ध में जीवित न बचने वाले सैनिकों के सामरिक मूल्य को अधिकतम करने की तकनीक सिखाई गई थी। इन तकनीकों में MG-42 को ऐसे स्थानों पर तैनात करना शामिल था जहां बचाव की प्रभावशीलता अधिकतम हो और भागने के विकल्प न्यूनतम हो। मैनुअल में विशेष रूप से उन स्थानों के चयन के बारे में निर्देश दिए गए थे जहां ऑपरेटर घातक जोखिम के बिना हथियार को नहीं छोड़ सकता, अंतिम उन्मूलन तक स्थायित्व की गारंटी देता है। बलिदान की मानसिकता को मजबूत करने के लिए गोला बारूद की रसद का आयोजन किया गया था। ऑपरेटरों को विशिष्ट अवधि के लिए गणना की गई मात्रा प्राप्त हुई, आमतौर पर 2-4 घंटे की रुक रुक कर होने वाली गोलीबारी के लिए पर्याप्त। यह सीमा आकस्मिक नहीं थी, बल्कि ऑपरेटर के दिमाग को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए संसाधनों के संरक्षण के बजाय उपलब्ध समय के दौरान अधिकतम नुकसान पर केंद्रित करने के लिए डिजाइन की गई थी। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में जीवित रहने की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए विशिष्ट कंडीशनिंग तत्वों को शामिल किया गया। प्रशिक्षकों ने ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जिन्हें बाद में ब्रेन वॉशिंग के रूप में पहचाना गया, बार बार इस बात पर जोर देते हुए कि व्यक्तिगत अस्तित्व कर्तव्य पालन से कम महत्वपूर्ण है। जिन ऑपरेटरों ने व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए अत्यधिक चिंता दिखाई, उन्हें कार्यक्रम से हटा दिया गया। डोबेरिट्स के प्रशिक्षक हाउप्टमैन रुडोल्फ सिकेनियस ने 1943 की रिपोर्ट में इन तरीकों का वर्णन किया था। प्रभावी MG-42 ऑपरेटर को हथियार के काम करने की पूर्व शर्त के रूप में अपनी मृत्यु को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। जो लोग व्यक्तिगत अस्तित्व की आशा रखते हैं, वे महत्वपूर्ण क्षणों में अनिवार्य रूप से विफल हो जाते हैं। सैन्य पुरस्कार प्रणाली ने बलिदान की मानसिकता को मजबूत किया। ऐसे ऑपरेटर जो मरणोपरांत अपनी स्थिति में मर गए, उन्हें समान परिस्थितियों में अन्य सैनिकों की तुलना में अधिक सम्मान मिला। आयरन क्रॉस स्वचालित रूप से उन ऑपरेटरों को दिया जाता था जो अंतिम उन्मूलन तक प्रभावी फायर बनाए रखते थे, जिससे सेवा में मृत्यु को संस्थागत सम्मान में बदल दिया गया। शहीद हुए ऑपरेटरों के परिवारों को बेहतर पेंशन और विशेष सार्वजनिक मान्यता मिली, जिससे बलिदान के लिए सामाजिक प्रोत्साहन मिला। जर्मन समाचार पत्रों ने नियमित रूप से मशीन गन नायकों की कहानियां प्रकाशित की जो पदों पर रहते हुए मारे गए, जिससे व्यवहार के ऐसे मॉडल स्थापित हुए जिनका अन्य ऑपरेटरों ने अनुकरण करने का दायित्व महसूस किया। MG-40 की स्थिति वास्तुकला ने इस दर्शन को भौतिक रूप से प्रतिबिंबित किया। बंकरों को एकल प्रवेश निकास के साथ डिजाइन किया गया था, अक्सर इस तरह से स्थित किया जाता था कि एक बार स्थिति का पता चलने पर यह दुश्मन की गोलीबारी के संपर्क में आ जाए। यह विशेषता आकस्मिक नहीं थी, बल्कि बलिदान सिद्धांत का जानबूझकर किया गया कार्यान्वयन था। ओमाहा बीच पर बंकर WN-74 इन डिजाइन सिद्धांतों को दर्शाता है। MG-40 की स्थिति समुद्र तट पर पूरी तरह से हावी है, लेकिन एकमात्र निकास के लिए पानी से आग के पूर्ण संपर्क की आवश्यकता होती है। टॉड संगठन अभिलेखागार में संरक्षित मूल योजनाएं दिखाती हैं कि निर्माण के दौरान इस भेद्यता को जाना और स्वीकार किया गया था। आपूर्ति प्रणालियों ने भी बलिदान की मानसिकता को मजबूत किया। MG-40 पदों को सीमित अवधि के लिए गणना की गई राशन प्राप्त हुई, आमतौर पर अधिकतम 3-5 दिन। इस सीमा ने निहित लेकिन स्पष्ट संदेश दिया। ऑपरेटरों से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे लंबे समय तक पुनः आपूर्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त रूप से जीवित रहेंगे। सामरिक संचार में विशिष्ट कोड का इस्तेमाल किया गया जो इस मानसिकता को दर्शाता है। वाक्यांश ईसरनर गुस्ताव, आयरन गुस्ताव ने संकेत दिया कि MG-42 की स्थिति अंतिम बलिदान मोड में प्रवेश कर गई थी, बचने या पीछे हटने की उम्मीद के बिना आग जारी रखना।
एक बार जब यह कोड प्रसारित हो जाता है तो सभी संचार बंद हो जाते हैं और यह माना जाता है कि ऑपरेटर मृत्यु तक गोलीबारी जारी रखेगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने सैन्य आवश्यकता के तर्कों के माध्यम से इन रणनीतियों को उचित ठहराया। जनरल फील्ड मार्शल एरविन रोमेल ने मई 1944 में लिखा, प्रत्येक MG-40 जो 10 अतिरिक्त मिनट तक आग बनाए रखता है वह पूरे डिवीजन को बचा सकता है। जब जर्मनी का अस्तित्व दांव पर हो तो हम भावुकता की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ अधिकारियों ने निजी आपत्तियां व्यक्त की। ओबर्स्ट हरमन ओपेलन ब्रोनिकोव्स्की ने अपनी पत्नी को लिखा, हम अपने सबसे अच्छे सैनिकों को युद्ध मशीन के ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब जीत नहीं सकती। MG-42 ऑपरेटर सबसे बहादुर और सबसे सक्षम हैं और हम उन्हें व्यवस्थित रूप से बलिदान करते हैं। इस सिद्धांत का प्रभाव तत्काल हताहतों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। अनुभवी ऑपरेटरों की व्यवस्थित हानि ने जर्मन इकाइयों की सामान्य प्रभावशीलता को धीरे धीरे कम कर दिया। प्रत्येक मृत ऑपरेटर हफ्तों के विशेष प्रशिक्षण और अपूरणीय सामरिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे सैन्य क्षमता में गिरावट आई। सांख्यिकीय डेटा इस दर्शन के प्रभाव की पुष्टि करता है। जनवरी 1943 और दिसंबर 1944 के बीच जर्मन सेना ने युद्ध में लगभग 89,000 MG-42 ऑपरेटरों को खो दिया। इनमें से 67% पीछे हटने का प्रयास किए बिना ही मर गए, जो मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग और कार्यान्वित संरचनात्मक प्रतिबंधों की सफलता को दर्शाता है। इस सिद्धांत को संशोधित करने के लिए बाद में किए गए प्रयासों को सीमित सफलता मिली। अक्टूबर 1944 में ओकेच ने विवेकपूर्ण वापसी की अनुमति देने वाले निर्देश जारी किए जब सामरिक स्थिति उचित थी। हालांकि ये आदेश बहुत देर से आए और उन कमांडरों द्वारा असंगत रूप से लागू किए गए जिन्होंने बलिदान सिद्धांत को आत्मसात कर लिया था। युद्ध के बाद के दस्तावेजों से पता चलता है कि बलिदान सिद्धांत को इतनी पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया था कि कई संचालक तब भी इसका पालन करते रहे जब परिस्थितियां जीवित रहने की अनुमति देती थीं। मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग ने ऐसे सैनिकों को तैयार किया था जो तर्कसंगत विचारों की परवाह किए बिना सचमुच पद त्याग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जर्मन कैदियों से मित्र देशों की पूछताछ इस वास्तविकता की पुष्टि करती है। प्रथम डिवीजन के खुफिया अधिकारी मेजर चार्ल्स फार्न्सवर्थ ने रिपोर्ट दी, पकड़े गए MG-42 ऑपरेटर अक्सर जिंदा पकड़े जाने पर असफलता और शर्म की भावना व्यक्त करते हैं। वे जीवित बच जाने पर वास्तव में आश्चर्यचकित होते हैं और अक्सर कायरता के लिए फांसी की मांग करते हैं। गणना की गई बलिदान की तर्क पद्धति ने मौलिक सैन्य विरोधाभास पैदा कर दिया था। जर्मन सामरिक प्रणाली अपने सबसे प्रभावी तत्वों को व्यवस्थित रूप से निगलने के लिए विकसित हुई थी। MG-42 ऑपरेटर, जो जर्मन प्रशिक्षण और उपकरणों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते थे, को जानबूझकर सामरिक समीकरण में डिस्पोजेबल संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसने स्थायी युद्ध क्षमता पर अस्थायी लाभों को प्राथमिकता दी थी। यह सिद्धांत जर्मन सैन्य दर्शन की मूल रूप से विनाशकारी प्रकृति को प्रकट करता है। लंबे समय तक युद्ध के लिए मूल्यवान कर्मियों को संरक्षित करने वाली रणनीति विकसित करने के बजाय प्रणाली ने अपूरणीय मानव संसाधनों की बर्बादी को संस्थागत बना दिया था। ऑपरेटर युद्ध के आकस्मिक शिकार के रूप में नहीं मरे, बल्कि अल्पकालिक सामरिक दक्षता की वेदी पर गणना की गई बलि के रूप में मरे। अंतिम परिणाम यह हुआ कि सेना हालांकि व्यक्तिगत मुठभेड़ों में सामरिक रूप से श्रेष्ठ थी, लेकिन अपने सबसे सक्षम सैनिकों को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करके व्यवस्थित रूप से खुद को खत्म कर लिया। MG-42 ने निर्णायक तकनीकी लाभ दिया था, लेकिन रोजगार सिद्धांत ने गारंटी दी कि यह लाभ इसे संचालित करने वालों के जानबूझकर बलिदान के माध्यम से खुद ही खत्म हो जाएगा। वेहरमाच ओबरकोमांडो के दस्तावेजों से पता चलता है कि 1945 तक कुछ योजनाकारों ने इन रणनीतियों की आत्मविनाशकारी प्रकृति को पहचानना शुरू कर दिया था। जनरल ओबर्स्ट हेंज गुडेरियन ने फरवरी 1945 में लिखा, हमने दुनिया का सबसे प्रभावी हथियार बनाया है और इसका इस्तेमाल इस तरह से किया है कि हमारे सबसे अच्छे सैनिकों की मौत की गारंटी है। यह वीरता के रूप में प्रच्छन्न सामूहिक आत्महत्या की रणनीति है। हालांकि यह मान्यता 3 साल के व्यवस्थित कार्यान्वयन के माध्यम से आंतरिक रूप से अपनाए गए सिद्धांत को संशोधित करने के लिए बहुत देर से आई।
बलिदान मशीनरी युद्ध के अंतिम दिनों तक काम करती रही, जिसने MG-42 ऑपरेटरों को संघर्ष में खपा दिया, जिसे अब जीता नहीं जा सकता था। जीवित बचे लोगों की गवाही से यह पुष्टि होती है कि कई ऑपरेटर अपने भाग्य को अच्छी तरह समझते थे। ओबरगेफ्रेटर फ्रेडरिक लैंगफेल्ड, 6 महीने से अधिक समय तक जीवित रहने वाले कुछ दिग्गजों में से एक, ने संस्मरण में लिखा, हमें पता था कि हम उस क्षण से जीवित भूत हैं जब हमने हथियार के पीछे अपना स्थान ग्रहण किया था। एकमात्र सवाल यह था कि हमारी बारी आने से पहले हम कितना नुकसान कर सकते हैं। भाग्यवादी त्याग की यह मानसिकता MG-42 ऑपरेटरों की परिभाषित विशेषता बन गई। मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन सैनिकों ने समय से पहले मौत को स्वीकार करना विकसित कर लिया था। मनोवैज्ञानिक स्थिति जहां मौत की आशंका निश्चितता बन गई थी, जिसने विडंबना यह है कि ऑपरेटरों को घातक प्रभावशीलता के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। बलिदान सिद्धांत ने MG-42 को सैन्य उपकरण से आत्मविनाश उपकरण में बदल दिया था। हथियार के पीछे स्थिति लेने वाला प्रत्येक ऑपरेटर स्वचालित रूप से उपभोग्य संसाधन बन जाता था, जिसे अधिकतम सामरिक उपयोगिता के क्षण में समाप्त करने के लिए प्रोग्राम किया जाता था।